नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के विषय। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को रखा गया है और ये काफी कम सिलेबस में और काफी अच्छे अंक प्रदान करता है। इसकी तैयारी अगर हम अच्छे से करें तो इसका लाभ हमें परीक्षा में मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका उद्देश्य जो था मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव आयोग अधिकार आयोग का गठन करना और राज्यों में मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करना और उससे संबंधित विषयों को समाविष्ट करने हेतु ये अधिनियम बनाया गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कई चीजें चल रही थी। मानव अधिकार से संबंधित चीजों को प्रारंभ कर दिया गया था। देश में इस चीज की आवश्यकता थी कि एक मानव अधिकार आयोग गठन किया जाए जो मानव अधिकार संबंधी शिकायतों का जांच कर निराकरण करे और राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाए और एक न्यायालय, विशेष न्यायालय इसके संबंध में बनाया जाए। तो इसी हेतु इस अधिनियम को लाया गया। दोस्तों, इस अधिनियम को लागू करने की जो तिथि 28 सितंबर 1993 है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 सितंबर 1993 से लागू तो हो गया था, लेकिन ये एक अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था, ना कि एक अधिनियम के रूप में। कुछ दबावों के कारण और जल्दी इसको लाने के कारण इसका अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय द्वारा लाया गया। उसके बाद इसे अधिनियमित किया गया। इसकी अधिनियम की जो तारीख है 8 जनवरी 1994, लेकिन इसको लागू होने की जो तिथि मानी जाएगी वो 28 सितंबर 1993 ही मानी जाएगी। इसको संसद द्वारा बाद में अधिनियमित किया गया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और मानव अधिकार से जो आशय है वो है प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से प्रबद्ध एवं केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकार हैं। मानव अधिकार आयोग में उन अधिकारों को शामिल किया गया है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए बिल्कुल मौलिक होते हैं, आवश्यक होते हैं और जिनमें प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार होते हैं, जिनके बिना एक मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे अधिकार जो जो हमारे संविधान द्वारा भी प्रदान किए गए हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों में इन्हें प्रवृत्त किया गया है और केंद्र सरकार इनको बताती है कि हाँ तब ये होना चाहिए। दोस्तों, इस अधिनियम में हमने पहला अध्याय इसका पढ़ा और कुल मिला के इसमें 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। अध्याय 2 का हम अध्ययन करेंगे तो इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर होगा उसको बताया गया है। धारा 3 इसकी कहती है कि मानव अधिकार आयोग का गठन जो होगा वो केंद्र सरकार इसका गठन करेगी। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं, ना कि जो हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि अध्यक्ष रिटायर्ड है, जो पहले कभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वही इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। दूसरे इसके एक सदस्य होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं। इसमें वर्तमान समय के कोई न्यायाधीश भी हो सकते हैं, लेकिन वो सदस्य हो सकते हैं या कोई सदस्य रहे हैं। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, अन्य सदस्य इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है या कोई रहे हैं, वो इसके सदस्य हो सकते हैं। और 2 सदस्य जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। तो इस तरह से ये 5 सदस्यीय मानव अधिकार आयोग होता है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा 12 में निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आयोग में पदेन सदस्य होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो अन्य जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है और राष्ट्रीय महिला आयोग, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कुछ कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इस आयोग का एक महासचिव होता है जो आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी और अन्य स्थान पर भी कार्यालय को स्थापित कर सकती है।
अगली है धारा 4। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया और उनकी योग्यताओं के विषय में बताया गया है। पहली बात जो इस धारा में बताई गई है वो ये है कि राष्ट्रपति जो एक समिति की सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति करेगा, वो समिति क्या होगी वो हम यहाँ देखेंगे। उस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा अध्यक्ष उसके सदस्य होंगे, गृह मंत्री उसमें सदस्य होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता उसके सदस्य होंगे, राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इसके सदस्य होंगे। तो इस तरह से इन लोगों की जो समिति होगी वो जिन नामों का सिफारिश करेगी उनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और एक और जो सदस्य हैं इसमें राज्यसभा के उपसभापति भी इसके सदस्य होंगे। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात इसमें है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति, ना कि सभापति, क्योंकि सभापति जो होते हैं वो पदेन होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए राज्यसभा के उपसभापति को इसमें इस समिति के अंदर सदस्य बनाया गया। अगला है दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर कोई न्यायाधीश है जो वर्तमान में न्यायाधीश के पद पर है और वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, या फिर उच्च न्यायालय के कोई मुख्य न्यायाधीश है जो वर्तमान में पद पर है, उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना उस समिति का उसमें नियुक्त नहीं किया जाएगा। आयोग के सदस्य या अध्यक्ष सदस्य के रूप में उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। अगला जो है, अध्यक्ष का किसी सदस्य की कोई नियुक्ति इस हेतु निर्दिष्ट समिति में कोई सदस्य के रिक्त होने से अमान्य नहीं होगी। यदि अध्यक्ष का कोई सदस्य की नियुक्ति होती है और इस समिति जो बनाई गई है 5-7 लोगों की जो समिति बनाई गई, इसमें कोई सदस्य कम है तो इस आधार पर इसे अमान्य नहीं किया जाएगा कि नहीं साहब वो फलाना सदस्य नहीं था या उसके वो सदस्य नहीं होने के कारण उस नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। अगली है इसकी धारा 5 और इसमें अध्यक्ष और सदस्य का त्याग पत्र के विषय में बताया गया है। अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और इन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यहाँ एक बात जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, इनका कदाचार साबित होना चाहिए और उस कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय करे और उच्चतम न्यायालय के ये पाए कि हाँ ये कदाचार हुआ है या कोई गलत काम इनके द्वारा किया गया है, ये या कार्य करने में असमर्थ हैं, तब ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर इनको अपने पद से हटा सकता है। और इसके अलावा इनके दिवालिया होने पर या किसी बाहर में संवैतनिक नियोजन पर, बाहर ऐसी कोई संस्था, कोई अन्य जगह जहां ये वैतनिक नियोजन पर लग गए हैं, वहां से वेतन प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ भी है, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य होने पर या विकृत चित्त हो जाने पर या फिर किसी अपराध में दोष सिद्ध होने पर जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता हो, यदि किसी अपराध में दोष सिद्ध माना गया है तो भी राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं अपने पद पर से। अगला है मित्रों धारा 6, इसमें इनकी पदावधि का वर्णन है। अध्यक्ष पद ग्रहण करने की तिथि होती है उससे 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है उनमें तब तक पद धारण करता है। अर्थात कोई आज अगर बनता है तो वो उसकी उम्र अगर 65 वर्ष है तो वो 70 वर्ष की आयु तक, यदि वो 67 वर्ष उसकी उम्र है और वह अध्यक्ष बना है तो मात्र 3 वर्ष की आयु तक वो काम करेगा, अर्थात 70 वर्ष की आयु तक। और अगर उसकी उम्र कम है, बहुत ही कम है, तो वो 5 वर्ष तक ही अध्यक्ष का पद ग्रहण कर पाएगा। सदस्य के पद ग्रहण करने के समय 5 वर्ष और यह अधिकतम 70 वर्ष तक सदस्य रह सकता है, लेकिन सदस्य को पुनः 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की पात्रता होगी। इसमें हमें देखना होगा कि अध्यक्ष के लिए ऐसी कोई पात्रता नहीं, लेकिन सदस्य पुनः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। 70 वर्ष की आयु के बाद उसे पुनः पुनर्नियुक्ति की कोई पात्रता नहीं होगी। और ये एक और इनकी जो बात है कि ये पद से हटने के बाद किसी सरकारी नियोजन की पात्रता नहीं होगी।
अध्यक्ष या सदस्य अपने अगर पद से हट जाते हैं तो उसके बाद ये किसी भी सरकारी पद पर नियोजित नहीं किए जा सकेंगे। अगली है धारा 7 मित्रों, अध्यक्ष की मृत्यु या पद त्याग या अन्य कोई कारण से पद पर न रहने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक अध्यक्ष की अनुपस्थिति या अवकाश पर सदस्य द्वारा इसमें अध्यक्ष की अगर मृत्यु हो जाती है या पद त्याग कर देते हैं या कोई अन्य कारण हो जाता है तो तब तक नई नियुक्ति, जब तक नए अध्यक्ष की नई नियुक्ति नहीं होती तब तक उसका एक सदस्य या अवकाश कोई सदस्य अध्यक्ष का कार्य करेगा। अगली है धारा 8। धारा 8 में इनके वेतन भत्तों के विषय में बताया गया है कि इनके सेवा के समय इनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा, अर्थात उनके जो वेतन भत्ते हैं उन्हें कम नहीं किया जाएगा। अगली है मित्रों धारा 9, कोई भी रिक्ति होने पर कोई कार्यवाही या कार्य अविधि मान्य नहीं होगा। यदि कोई सदस्य की लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य कम है, वो पद रिक्त है और उस समय कोई आयोग कोई कार्यवाही या कोई कार्य कर रहा है तो उसको इस आधार पर अविधि मान्य नहीं किया जाएगा कि वो पद रिक्त। अगली है मित्रों धारा 10, आयोग का अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर होगा। जो अधिवेशन होगा उसकी स्थान और समय का निर्धारण जो आयोग के अध्यक्ष है उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अधीन आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की भी शक्ति होगी। आयोग नियम बना सकेगा कि वो किस तरह से कार्य करे, किस तरह की प्रक्रिया को वो अपनाए, ये आयोग के पास शक्ति है। अगली है धारा 11। मित्रों केंद्र सरकार आयोग को भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी जो महासचिव होगा उनकी नियुक्ति करके देगा और एक पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी के अधीन पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। मित्रों ये दो चीज हैं क्योंकि मानव अधिकार आयोग अपनी जांच भी करता है और उसके प्रशासनिक कार्य भी होते हैं। उनके लिए केंद्र सरकार आयोग को भारत के सचिव स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो महासचिव होंगे और पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी भी इसके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे और भी अन्य कर्मचारी जिनकी आवश्यकता होगी वो केंद्र सरकार इस आयोग के लिए उपलब्ध करवाएगी। अगला है मित्रों धारा अध्याय 3। अध्याय 3 में आयोग के क्या कृत्य हैं और क्या शक्तियां हैं इनके विषय में हम पढ़ेंगे। धारा 12 इनके जो कृत्य हैं, धारा 12 में जो कहा गया है कि स्वप्रेरणा से या पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ये आयोग कार्यवाही करेगा। ये मानव अधिकार का किसी लोक सेवक द्वारा या अतिक्रमण या दुष्प्रेरण की देखिए इसमें एक चीज है, अगर या तो स्वप्रेरणा से ये आयोग चाहे तो खुद अपनी प्रेरणा से कार्यवाही कर सकता है या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से निर्देश देके इस पे आपको कार्यवाही करनी तब कार्यवाही करेगा। और मानव अधिकारियों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण होने या फिर दुष्प्रेरण करने, दुष्प्रेरण का अर्थ है अधिकारों को बढ़ावा मानव अधिकारों का दुष्प्रेरण करने, अपराधों को बढ़ाने के लिए अतिक्रमण निवारण में लोक सेवा की उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा और न्यायालय में लंबित कार्यवाही जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का प्रश्न है उस पर न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करेगा। न्यायालय में कोई कार्यवाही चल रही है और यदि न्यायालय उनसे अनुमोदित करता है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें तो वो उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा। अगला जो है राज्य सरकार के अधीन किसी जेल संस्था जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए आए हो वहां निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने, उनका निरीक्षण करने और सरकार को इसके लिए सिफारिश देगा। तो ये महत्वपूर्ण काम है जो आयोग के बताए गए हैं के कृत्य हैं। जेल या कोई ऐसी संस्था है जहां कोई व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए लाया गया तो वहां के जो लोग हैं उनकी जीवन की क्या परिस्थितियां हैं, उनको किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो इन सब चीजों को वो देखेंगे और उनको उसके लिए सरकार को सिफारिश भी करेंगे। मित्रों अब अगला जो है हमारा मानव अधिकार संरक्षण के लिए प्रवृत्त किसी विधि में उपबंधित रक्षोपायों का अवलोकन व क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंदर जो विधि बनाई गई है उसमें जो रक्षा के लिए उपाय बताए गए हैं उनका अवलोकन के वो कितने
कारगर हैं, कितने कारगर नहीं है, और उनको किस तरह से लागू किया जाए कि वो प्रभावी रूप से कार्य कर सके, इनकी सिफारिश का काम भी मानवाधिकार आयोग करेगा। आतंकवाद या ऐसे अन्य कार्य हैं जो मानवाधिकार उपभोग में विघ्न डालते हैं, उनका पुनरावलोकन करेगा और उनको खत्म करने के लिए, उनको उपचारित करने के लिए उपायों की सिफारिश भी करेगा। इस तरह के कोई कार्य हैं जो जघन्य अपराध वगैरह हैं, उनमें जो मानवाधिकार के उपभोग में बहुत ज्यादा विघ्न डालते हैं, तो ऐसे कार्यों का पुनरावलोकन और उनको खत्म करने के लिए, उपचारित करने के लिए उपायों की सिफारिश भी करता है। मानवाधिकार संधियों और अंतर्राष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन व प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करने का काम भी मानवाधिकार आयोग करेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के लेख होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं और कई संधियां होती हैं, तो उनका अध्ययन करेगा और उनको किस तरह से हमारे देश के अंदर प्रभावी रूप से लागू किया जाए, इसके लिए भी सिफारिश करने का काम ये आयोग करेगा। अगला है अनुसंधान और संवर्धन का कार्य भी करेगा कि किस तरह से और मानवाधिकार आयोग के संरक्षण के लिए कार्यों को किया जा सकता है और कितने अच्छे ढंग से उन्हें लागू किया जा सकता है। अगला है समाज में इस चीज का प्रचार प्रसार करेगा, प्रकाशन करेगा, विचार संगोष्ठी का आयोजन करेगा, जिससे लोगों में जन जागरूकता आए और लोग मानव अधिकारों के प्रति सतर्क भी हो सके, जागरूक हो सके और अपने अधिकारों को पहचान भी सकें। और इसके अलावा इस क्षेत्र में कार्यरत कोई गैर सरकारी संगठन अगर इसके लिए कार्य कर रहा है और संस्थाएं अगर कोई कार्य कर रही है, तो उनके प्रयास को प्रोत्साहन देगा, उन्हें वित्तीय सहायता और अन्य जो भी सहायता होगी उनकी उपलब्ध कराएगा ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ सके। और मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए और अन्य कार्य करेगा जो भी उचित समझता है आयोग। मित्रों, अगला है धारा 13 जांच की शक्ति। शिकायतों की जांच के समय सिविल न्यायालय की शक्तियां, देखिए मानव अधिकार आयोग को जब शिकायतें मानव अधिकार आयोग के पास आएगी तो उनके समय जो उनकी जांच के लिए जो शक्ति होगी वो सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां आयोग को प्राप्त होंगी, जैसे समन जारी करना, हाजिर करवाना, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना, और इस तरह से जो भी सिविल न्यायालयों को शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो जांच की जो भी शक्तियां प्राप्त होती है वो सारी की सारी शक्तियां लोक सेवा माफ कीजिएगा मानव अधिकार आयोग को भी प्राप्त होंगी। अगला जो है किसी व्यक्ति से किसी विषय पर इत्तला देने की अपेक्षा की शक्ति भी होगी। आयोग ये जान सकेगा किसी व्यक्ति को कि किसी विषय पर आपको ये जानकारी देना है, तो ये शक्ति भी आयोग के पास होगी। आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित स्तर का अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के अधीन किसी भवन या स्थान जहां जांच के विषय संबंधित कोई दस्तावेज मिल सकता है उसमें प्रवेश कर सकेगा या उसे प्राप्त कर सकेगा। कोई भी भवन जहां हो रही जांच के संबंध में कोई दस्तावेज मिलने की संभावना है, मिल सकता है, वहां वो जा सकता है और उसे प्राप्त भी कर सकता है। ये लेकिन वो अधिकारी राजपत्रित स्तर का अधिकारी होना चाहिए। अगला है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 और 228 में वर्णित अपराध किया गया हो तो आयोग सिविल न्यायालय समझा जाएगा। आयोग ऐसे मामलों को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसमें इसकी अधिकारिता है। अगर भारतीय दंड संहिता की इन धाराएं जो इसमें वर्णित की गई हैं उनके अधिकार कोई अपराध किया गया है तो आयोग को जो शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी वो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी और आयोग ऐसे मामलों को अपने जो से आवश्यक समझता है और जो उस ऐसे मामलों की जांच करने की अधिकारिता रखता है ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा। अगली जो वो है आयोग को सिविल न्यायालय भी समझा जाएगा जांच करते समय और शिकायतों को राज्य मानव अधिकार आयोग को भी अंतरित कर सकेगा। कोई शिकायत है जिसकी जांच कर रहा है तो वो उसको राज्य मानव अधिकार आयोग को अंतरित कर सकेगा कि आप इस चीज की जांच कीजिए। अगला है मित्रों धारा 14 जिसमें अन्वेषण मतलब किस तरह से अन्वेषण किया जाता है उसकी सीमाओं को और शक्तियों को बताया गया है। आयोग अन्वेषण के लिए किसी सरकारी अधिकारी की सेवाएं ले सकेगा। अगला है आयोग द्वारा अन्वेषण के लिए सेवा के लिए अधिकारी समन जारी करेगा, हाजिरी करा सकेगा या परीक्षा कर सकेगा अर्थात शपथ पत्र ग्रहण कर सकेगा, किसी दस्तावेज को प्रकट करने या पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा। ये वो अधिकारी होगा जो आयोग की तरफ से इन सब चीजों की जांच कर सकेगा।
किसी कार्यालय से लोक अभिलेख से आशय है कोई शासकीय कार्यालय है, वहां कोई ऐसा दस्तावेज है जो जांच के लिए आवश्यक है, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा। किसी सेवा प्राप्त अधिकारी या अभिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को आयोग के समक्ष दिया गया कथन समझा जाएगा। मतलब अगर आयोग ने कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त किया है या अभिकरण नियुक्त किया है, उसके समक्ष अगर कोई व्यक्ति कोई कथन करता है तो उसे ऐसा ही समझा जाएगा कि ये आयोग के समक्ष कथन दिया गया है। और ऐसा अधिकारी जो आयोग की समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा, अन्वेषण से संबंधित अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर देगा। अगली है दोस्तों धारा 15, आयोग के समक्ष साक्ष्य देने में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन के द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय किसी सिविल या दंडिक प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा या उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य आयोग के समक्ष साक्ष्य देता है और कोई कथन करता है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही जो दंडिक प्रक्रिया है वो नहीं की जाएगी, इसमें धारा 15 में ऐसा बताया गया है। परंतु कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा कथन किसी प्रश्न के उत्तर में जिसका आयोग ने उपेक्षा की है जांच की विषय से संगत है। जब तक अगर ऐसा कथन इससे संबंधित है तब तक इसकी जांच नहीं की जाएगी। यदि और कोई बात है तो जांच की जा सकती है। अगला है मित्रों धारा 16, यदि जांच में किसी के आचरण की जांच करना आवश्यक समझे, जांच से किसी की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है, तो उसे जांच में सुनवाई और प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि ऐसा है कि किसी में जांच में किसी के आचरण की जांच करना आवश्यक समझी जा रही है और उस जांच से किसी की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, कोई फेमस व्यक्ति है उसकी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो उसे जांच की सुनवाई करते समय अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्त अवसर उसको। मित्रों अगला है अध्याय 4, इसमें प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। धारा जो 17 है शिकायतों की जांच से संबंधित है। आयोग जांच करते समय नंबर 1 केंद्र या राज्य सरकार प्राधिकारी या संगठन से समय सीमा में जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा, परंतु नियत समय में रिपोर्ट या जांच न मिलने पर स्वयं जांच कर सकेगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकारी या कोई संगठन है उससे समय सीमा के अंदर जानकारी की रिपोर्ट मांग सकता है। यदि वो समय सीमा के अंदर नियत समय सीमा के अंदर रिपोर्ट नहीं देते तो आयोग स्वयं इसकी जांच कर सकेगा। किसी जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग के समाधान हो जाने पर कि जांच अपेक्षित नहीं है या अपेक्षित कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तो आयोग उस शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं करेगा। यदि उस संबंध में जांच प्राप्त हो जाती है और आयोग को पता चल जाता है कि ठीक है साहब जो जांच है वो अब जरूरी नहीं है या जो कार्यवाही होनी थी वो प्रारंभ कर दी गई है तो आयोग उस समय में उस शिकायत के विषय में कोई कार्यवाही नहीं करेगा। और खंड 1 की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। अगला है मित्रों धारा 18 जांच के दौरान और उसके पश्चात क्या क्या कार्यवाही की जाएगी इस संबंध में कि जांच में लोक सेवक के किसी भी प्रकार से दोषी होने पर आयोग प्रतिकर या नुकसान संदाय की सिफारिश करेगा कि अर्थात उससे कितना जुर्माना वसूला जाए इसकी सिफारिश करेगा। अभियोजन या अन्य समुचित कार्यवाहियों की सिफारिश करेगा कि क्या क्या कार्यवाहियां आवश्यक हैं इसके लिए और उच्चतम या उच्च न्यायालय को आवश्यक आदेश या रिक्ति के लिए अनुरोध करेगा कि साहब आप इस पे आप ये कार्यवाही करें। और इसके अलावा सरकार द्वारा तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की सिफारिश करेगा। सरकार को कहेगा कि आप इसमें इतनी अंतरिम सहायता आप मंजूर कीजिए ताकि इन लोगों को थोड़ा सहूलियत मिल सके। जांच रिपोर्ट की प्रति जो अर्जीदार होगा उसको देगा कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें क्या जांच में कहा गया है और जांच रिपोर्ट सिफारिश सहित संबंधित सरकार को भेजेगा जिस पर 1 माह या आयोग निर्धारित समय में उस सरकार की गई या की जाने वाली कार्यवाही की टीका टिप्पणी भेजेगी। जो जांच रिपोर्ट होगी वो उसके सिफारिश सहित आयोग की सिफारिश सहित संबंधित सरकार को भेजी जाएगी। आयोग को उस पर 1 माह में या सरकार को उस पर 1 माह में या आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही करनी होगी और क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है इसकी टीका टिप्पणी भी आयोग को सरकार देगी और उसका प्रकाशन आयोग करेगा। अगली है धारा 19 सशस्त्र बलों
की प्रक्रिया बाबत सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में कार्यवाही की निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अर्थात अगर सशस्त्र बल जो है उनके खिलाफ या उनके सदस्यों के खिलाफ मानव अधिकार के अतिक्रमण की कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसके कार्यवाही के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आयोग स्वप्रेरण या अर्जी पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा। केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा तब आपके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई, आप अपनी इसमें बात कहें कि आखिर बात क्या है। ये स्वप्रेरण पे भी कर सकता है या अर्जी प्राप्त होने पर कर सकता है। इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं करेगा या सरकार को सिफारिश देगा। अर्थात इसके बाद आयोग कोई अपनी तरफ से कार्यवाही नहीं करेगा, वो सरकार को ऐसा करने के लिए सिफारिश देगा कि आप इस पे ये कार्यवाही करें। और सरकार 3 माह या दी गई समय सीमा में सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में सूचना आयोग को देगा। इसके अंदर सशस्त्र बलों में 3 माह के समय अवधि में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या कार्यवाही उसके बारे में की गई वो आयोग को सौंपेगा। आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त होगी सरकार की तरफ से उसका प्रकाशन किया जाएगा और रिपोर्ट की एक प्रति को अर्जीदार को भी दिया जाएगा जिसने अर्जी लगाई थी। अगला है मित्रों धारा 20 आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें। आयोग केंद्र व राज्य सरकार को वार्षिक और अत्यावश्यक होने पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वार्षिक स्तर पर आयोग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और लेकिन आवश्यक है कि नहीं वार्षिक रिपोर्ट तक नहीं रुका जा सकता, तो बीच में भी ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत की जा सकती हैं। सरकारें इनकी सिफारिश पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाहियों सहित अस्वीकृति के कारणों सहित संसद और विधानमंडलों के समक्ष रखवाएगी। सरकार इन रिपोर्टों में जो सिफारिशें की गई हैं उन पर क्या कार्यवाहियां प्रस्तावित हैं और अगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही तो उसके क्या कारण है सहित इसे संसद और विधानमंडलों के समक्ष रखेगी। अगला है मित्रों अध्याय 5। अब हमने जैसे अध्याय 4 में राज्य सेवा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में पढ़ा, अब अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग। दोस्तों धारा 21 में राज्य मानव अधिकार के गठन की बात की गई है और राज्यों में जिसमें राज्य का नाम आएगा मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य जो होंगे वो होंगे नंबर 1 जो अध्यक्ष होंगे जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। मित्रों इसमें ये है कि कोई वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता है सदस्य, वो रिटायर्ड या जो कभी रहा हो ऐसा व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष हो सकता है और उसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और इसके सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो या जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो और उसे 7 वर्ष का अनुभव हो। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वर्तमान में या उसका न्यायाधीश रहा है या जिला न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में है या रहा है और उसे जिला न्यायालय के न्यायाधीश को 7 वर्ष का अनुभव है तो वो इसका सदस्य हो सकता है। एक सदस्य जिसे मानव अधिकार के विषयों का ज्ञान हो या व्यावहारिक अनुभव हो वो इसका सदस्य होगा। और एक सचिव जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। मित्रों इसमें इसके ये सदस्य होंगे। अगला है मित्रों आयोग का मुख्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर होगा। दोस्तों हम जब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्ययन कर रहे हैं तो अधिकतर चीजें हमें वैसी की वैसी मिलेंगी जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में है। कुछ चीजों को बदला गया तो मैं आपको बताता चलूंगा, अधिकतर चीजें वैसी की वैसी ही है। अगला जो इसमें बात है कि राज्य आयोग केवल संविधान 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में शामिल विषयों के संबंध में जांच कर सकेगा, किंतु अन्य आयोग द्वारा पहले जांच किए जाने पर जांच नहीं करेगा। मित्रों इसे समझना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो दूसरी सूची है वो राज्य सूची है और तीसरी सूची संवर्ती सूची है। तो राज्य जो है राज्य सूची और संवर्ती सूची पर के संबंध में जांच करेगा, लेकिन यदि किसी और आयोग ने उसके संबंध में पहले जांच की है तो फिर उसके ऊपर जांच नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में राज्य को संविधान की अनुसूची के 3 के विषयों पर जिनमें जारी विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति की जांच कर सकेगा। अर्थात इसमें पहली और दूसरी सूची पर जांच नहीं की जाएगी। जो राज्य सूची है केवल उसी पर ही, और उसमें भी जो विधानमंडल को विधि बनाने की जिनमें शक्ति प्राप्त है उनके विषय में जांच
कर सकेगा। अगला है मित्रों, दो या अधिक राज्य सरकारें अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त कर सकेगी। या दो से अधिक राज्य सरकारें चाहते हैं कि कोई सदस्य या अध्यक्ष है वो दोनों राज्य का अध्यक्ष या सदस्य बने, तो वो आपसी सहमति के द्वारा और राज्य सरकारों की, राज्य आयोगों की सहमति के द्वारा ऐसा कर सकेगी। अगला है मित्रों धारा 22, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति करेगा। उस समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, विधानसभा अध्यक्ष उसके सदस्य होंगे, राज्य के गृह मंत्री उसके सदस्य होंगे, राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता उसके सदस्य होंगे। यदि वहां विधान परिषद है तो उसके विपक्ष के नेता उसके सदस्य होंगे और ये उसके सदस्य होंगे। इन लोगों की समिति बनेगी जो इसके सदस्यों की सिफारिश करेगी और किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश या जिला न्यायालय के न्यायाधीश राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही नियुक्त किए जाएंगे। यदि उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश या जिले में कोई न्यायाधीश वर्तमान में पद पर है तो उनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही की जाएगी। अध्यक्ष का किसी सदस्य का कोई नियुक्ति इस हेतु निर्दिष्ट समिति में कोई सदस्य की रिक्ति होने से अमान्य नहीं होगी। यदि समिति में कोई सदस्य नहीं है तो उसके कारण इस समिति के द्वारा अगर कोई नियुक्ति की जाती तो उसकी नियुक्ति अमान्य नहीं घोषित। दोस्तों अगला जो है धारा 23, अध्यक्ष और सदस्य का त्याग पत्र और या फिर उन्हें हटाया जाना, इसकी व्यवस्था की गई है। ये राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप कर रख सकते हैं। यह साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। मित्रों उसमें समझने वाली बात यह है कि राज्यपाल इन्हें नहीं हटा सकता, इनको राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकता है, वो भी उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर, बिल्कुल राष्ट्रीय आयोग की तरह। अगला है इनके दिवालिया होने पर या बाहर किसी भी बाहर कहीं भी संवैतनिक नियोजन पर कहीं कार्य करने लगते हैं वेतन लेकर, या फिर मानसिक या शारीरिक शैथिल्य पर, इनके विकृत चित्त होने पर या किसी अपराध में दोष सिद्ध होने पर जिसमें राष्ट्रपति की आय में नैतिक अधीनता हो, अगर राष्ट्रपति माने कि गंभीर किस्म का है अपराध तो उन्हें हटाया जा सकता है। मित्रों अगला है धारा 24, इसमें पदावधि का वर्णन किया गया है। अध्यक्ष पद ग्रहण करने से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक अपना पद ग्रहण धारण करेगा। सदस्य भी 5 वर्ष या के लिए अपना पद ग्रहण करेगा, लेकिन इसको पुनर्नियुक्ति की पात्रता होगी, लेकिन 70 वर्ष की अधिक आयु से अधिक के लिए ये पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। ये पद से हटने के बाद किसी भी सरकारी नियोजन की पात्रता नहीं होगी। अगली धारा 25 मित्रों, अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से पद पर न रहने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर किसी अन्य सदस्य को उसकी अध्यक्ष बनाया जाएगा और वो नए अध्यक्ष की अनुपस्थिति और अवकाश के समय कार्य करेगा। धारा 26 है मित्रों, इनके वेतन भत्तों में इनके समय में सेवा के समय में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे कि ये निष्पक्ष होकर कार्य कर सकें। मित्रों अगला है धारा 27, इसमें राज्य सरकार आयोग को सचिव स्तर का एक अधिकारी नियुक्त करेगा। जो सचिव होगा उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी राज्य आयोग को। और पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी भी उपलब्ध कराएगी ताकि मामलों की जांच की जा सके, और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए करनी होगी और ये व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अगला है मित्रों धारा 28 आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों के विषय में है। आयोग राज्य सरकार को वार्षिक और अगर आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, तो विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। सरकार इन जो रिपोर्ट्स में जो सिफारिश की गई है उन पर कार्यवाही प्रस्तावित करेगा, और यदि कोई कार्यवाही नहीं कर रहा तो अस्वीकृति के कारण सहित इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ये राज्य सरकार करेगा। अगली है मित्रों धारा 29, राज्य मानव अधिकार आयोग संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य सरकार को लागू करना, और जैसे कि धारा 9, धारा 10, धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इत्यादि, ये जो धारा है ये भी राज्य मानव अधिकार आयोग पर लागू
अगला है अध्याय 6 मानव अधिकार न्यायालय। एक अधिकार मानव अधिकार न्यायालय की व्यवस्था भी इस अधिनियम के तहत की गई है। धारा 30 में जो बात की गई है कि मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना प्रत्येक जिले में ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु एक सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ये प्रत्येक जिले में होंगे और ये सेशन कोर्ट होंगे जिनको इस हेतु विशेष रूप से विनिर्देश सरकार द्वारा किया जाएगा। अगली है धारा 31 विशेष लोक अभियोजक अर्थात लोक एक वकील के रूप में राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक अर्थात वकील जिसे कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव हो उसको नियुक्त करेगी। अगले हैं मित्रों अध्याय 7 वित्त लेखा और संपरीक्षा के संबंध में है। ये धारा 32 जो है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा जिन्हें आयोग खर्च कर सकेगा। धारा 33 कहती है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग को अनुदान दिया जाएगा जिसे राज्य मानव अधिकार आयोग खर्च कर सकेगा। धारा 34 में आयोग द्वारा लेखों का संधारण किया जाएगा जिसका लेखा परीक्षण नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी केग सीएजी द्वारा किया जाएगा। धारा और इन लेखा संपरीक्षा रिपोर्टों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सरकार प्रतिवर्ष इन रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखेगी। जो रिपोर्ट्स लेखा संपरीक्षा की रिपोर्ट आएगी उसे। और धारा 35 राज्य आयोग पे लेखा और संपरीक्षा के संबंध में है। इसमें राज्य आयोग द्वारा लेखों का संधारण किया जाएगा अर्थात कैश को वाउचर वगैरह ये जो भी आयोग कर रहा है उसका संधारण किया जाएगा और इनका ऑडिट भी लेखा केग द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा और इन लेखा संपरीक्षा अर्थात ऑडिट रिपोर्ट्स जो आएंगे उनको राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा और राज्य सरकार इन रिपोर्टों को विधानमंडल के मित्रों अगला है अध्याय 8 जो अंतिम अध्याय है। इसमें धारा 36 आयोग की अधिकारिता में जो विषय नहीं है उनके विषय में इसमें बताया गया है कि किसी राज्य आयोग या अन्य आयोग के अगर कोई विषय संबंधित है लंबित है तो वो आयोग की अधिकारिता में नहीं है। आयोग उस तारीख से कि जिससे मानव अधिकार आयोग का अतिक्रमण करने वाला कार्य किया जाना अभिकथित है 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी विषय की जांच नहीं करेगा। अगला है मित्रों धारा 37 सरकार एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी मतलब एक से ज्यादा और स्पेशल टीम्स गठन कर सकेगी किसी भी मामले की जांच के लिए अन्वेषण के लिए। 38 है सद्भावना पूर्वक यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगली है धारा 39 आयोग का प्रत्येक सदस्य और अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा अर्थात इस आयोग के अंदर जो भी सदस्य हैं और अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें भी लोक सेवक ही माना जाएगा। अगला है मित्रों धारा 40 के तहत केंद्र सरकार को इस हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र सरकार नियम बना सकती है और आयोग भी इस हेतु केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से नियम बना सकेगा। यदि केंद्र सरकार अनुमति देती है तो आयोग भी अपने लिए खुद नियम इसके तहत बना सकेगा। धारा 41 राज्य सरकारों को इस अधिनियम के तहत राज्य के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है और धारा 42 में केंद्र सरकार किसी उपबंध को प्रभावी करने में कठिनाई आने पर आदेश कर सकेगी परंतु अधिनियम के प्रभावी होने के 2 वर्ष के बाद नहीं। यदि कोई उपबंध है उसका प्रभावी नहीं हो पा रहा है और कोई कठिनाई है तो उसे तो कोई आदेश वगैरह कर सकेगी लेकिन ऐसा सिर्फ अधिनियम के प्रभावी होने के 2 वर्ष के अंदर ही किया जा सकता है उसके बाद नहीं। और ऐसे आदेश जो किए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा उनको संसद के समक्ष भी रखा जाएगा मित्रों। और अंतिम और जो धारा है वो है राज्य माफ कीजिएगा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 का निरसन किंतु उसके अधीन कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तहत की गई समझी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश के द्वारा मानवाधिकार आयोग की गठन की स्थापना की गई थी तो उस अध्यादेश को इसके तहत निरसित कर दिया गया और लेकिन उसके अधीन जो भी कार्यवाही की गई है उनको उन कार्यवाहियों को इसी अधिनियम के तहत की गई समझा जाएगा और इस तरह से यह अधिनियम नया अधिनियम लागू हुआ अध्यादेश के स्थान पर। तो मित्रों आज हमने पूरे
अधिनियम के विषय में, मानव अधिकार अधिनियम के विषय में, मानव अधिकार के विषय में पढ़ा। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, और ना सिर्फ पसंद आया होगा बल्कि आपके लिए उपयोगी होगा अगर आप इसे अच्छे से एक दो बार देख लें। और अगर इसमें आपको कहीं कठिनाई महसूस होती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर बता सकते हैं, और अगर आवश्यकता होगी तो इसे हम पुनः भी एक बार और कर लेंगे। मित्रों, मैंने और भी ऐसे कई वीडियो तैयार किए हैं। अगर आप एमपीपीएससी राज्य सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी के लिए और सिलेबस अनुसार और अधिक वीडियो लेक्चर के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एमपीएससी की ऑनलाइन तैयारी आप करें, तो क्योंकि मैं इस संबंध में ऑनलाइन तैयारी करवा रहा हूं, तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें मैं पूरी संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा और सभी चीजों को, सभी विषयों के ऊपर तैयारी की जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा शुल्क आपको देना होगा। इसके लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8085986501। इस नंबर पे आप मुझे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बिल्कुल आपका जवाब, आपकी बातों का जवाब दूंगा, या फिर मुझे dangibhagwat@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। वहां भी मैं आपको आपकी बातों का जवाब दूंगा। आशा है आपको ये उपयोगी लगेगा। धन्यवाद।